ठीक है। तो बेरोबारी केस कब हुआ था? 1960 में। और इसको लेकर संवैधानिक संशोधन 9। ठीक है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 से 62 15। देखो जिस तरह से अनुच्छेद हम बोले हैं रोज रिवाइज करके याद रखना अनिवार्य है, ठीक वैसे ही संशोधन है। शुरुआत में एक बार मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद एक बार याद हो जाएगा ना, भूल भी जाओगे, ऑप्शन देके कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन शुरू में एक बार मेहनत करो। 8वीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ा गया। भाषा वाला 3 है, ये तो भूल ही नहीं सकता है। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 67 में 21वां संविधान संशोधन। लोकसभा सीटों में 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला। 35वां संविधान संशोधन 74। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 36वां 1975। ठीक है। 38वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 75 में। क्या था 38वां में? क्या? हाँ, आपातकाल को गैर न्यायिक बनाया गया। 39वां 75 में ही। ठीक है। चलो, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीट को 2001 तक फिक्स किया गया? 42वां संविधान संशोधन। हमारी प्रस्तावना में अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए, पर हम एक ही बारे में पूछ रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने नीति निषेध तत्व जोड़े गए? 3। 39 से 43 में 48 में। ठीक है। संशोधन किसमें हुआ था? 39F। ठीक है। याद तुम लोग को है, लेकिन अच्छा लगता है जब जवाब देते हो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 43वां, 44वां, 50, 52, 56, 61, 69, 70 और 71। यहां तक आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है। अब देखो कल बताए थे, ये 2 का याद भी रखना, सबका याद रखना नहीं है, एक एक पलट के सबको देख रहे हैं, जनरली नहीं पूछा जाता है सबका, लेकिन याद रखोगे। तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव उन्होंने किए थे। हम लोग सारा पढ़े नहीं है, ये मत सोचना जितना पढ़े उतना ही क्या है, इसके अलावे भी बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे सवाल थोड़ी ना आता है। तो जो कॉमन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके अलावे बहुत सारा है उसमें। ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे और बताए थे कि इसके बाद सरकार चेंज हो जाएंगे, मतलब सरकार बदल जाएगी और मोरारजी देसाई का सरकार आएगा। इंदिरा गांधी तक तो सबको याद रहता है, लेकिन बाद वाला कहानी बदल जाता है। ठीक है। तो याद रखोगे, अभी तक आजादी से लेकर इंदिरा गांधी का जब तक शासनकाल चल रहा है, कब तक चल रहा है? 77 तक। तो आजादी से लेकर 77 तक केंद्र में सिर्फ एक पार्टी का बहुमत हुकूमत रहा है, वो है कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस। 77 में पहली बार सरकार बदलती है और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन जाता है। इन्हीं सब नौटंकीबाजी के कारण सरकार से सत्ता क्या होता है? छीन जाता है, मतलब कांग्रेस से। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनता है, जिसको हम लोग मोरारजी देसाई के नाम से, मतलब मोरारजी देसाई सरकार के नाम से जानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। अब इसमें भारी कंफ्यूजन होता है, ये अभी जब पीएम पढ़ाएंगे तो वहां ये सब डिटेल से चर्चा करेंगे, तो सब क्लियर रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा सिर्फ उल्लेख इसलिए करें कि ये संशोधन तुमको पता होनी चाहिए। तो पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बना वो जनता दल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जनता दल के द्वारा। और प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। पर ध्यान देना, यहाँ एक गलती होता है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि पहली बार पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार कब बना? तो वो मोरारजी देसाई का सरकार नहीं था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार है। ठीक है। तो वो पढ़ाएंगे, पीएम में ये सब डिटेल पढ़ाएंगे। तो 77 में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सत्ता किसके पास आ चुका है? जनता दल के नेता मोरारजी देसाई के पास। तो अभी पीएम कौन बन चुके हैं? मोरारजी देसाई। और इसी वादा पर ही बने हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए जो भी बदलाव हैं उसमें हम सुधार करेंगे, उसको बदलेंगे, और ये वो काम करते भी हैं। इनके बाद इनका भी सत्ता चला जाएगा। ठीक है। वो डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल याद रखोगे 43वां 44वां ये दोनों संशोधन किसके द्वारा किया गया है? मोरारजी सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी सरकार के द्वारा।
इस दोनों के बारे में या विशेषकर 44 के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि 42वां का रेक्टिफिकेशन कहा जाता है इसको। 42वां में जो गलती हुआ है उसको सुधार किसको माना जाता है? 44वां को। लेकिन 43वां भी सुधार ही है, ऐसा नहीं कुछ और है, 43वां भी सुधार ही है, पर 43वां का क्षेत्र जो है वो सीमित था, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव किया गया, और 44वां में काफी अधिक बदलाव किए गए। इसीलिए मुख्य रूप से एग्जाम में जो पूछे जाते हैं किसके बारे में पूछा जाता है? 44वां के बारे में। तो फिर से रिपीट करते हैं, 42वां संविधान संशोधन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। इसका रेक्टिफिकेशन यानी इसका सुधार किसको माना जाता है? 44वां। पर कभी एग्जाम में दे दे क्या 43वां भी इसका सुधार था क्या? तो सर हाँ, 42वां का ही सुधार था। ये सब क्वेश्चन आगे चल के दिक्कत करेगा, क्योंकि वन लाइनर रटा हुआ है 44वां, 43वां जिसको नहीं पता है कुछ नहीं पता रहेगा, लेकिन 43वां भी देखोगे तो वही सुधार किया है। क्या 43-44 दोनों हो जाएगा? आंसर है हाँ, दोनों हो जाएगा, ठीक है। और दोनों किसने किया है? मोरारजी सरकार ने। तो अगर 43वां का बात करें, 43वां किस वर्ष हुआ? अभी तक हम लोग किस वर्ष तक पहुंचे थे? 76 तक। और सरकार कब बदली? 77 में। और 43वां 44वां दोनों मोरारजी सरकार, तो संभावना है 77 से ही शुरुआत होगा। तो 43वां संविधान संशोधन 1977, ठीक है, 1977। अब देखो, पड़ाव तय करना मतलब पड़ाव एक होता ना, कहीं पे हम इसको लैंडमार्क के नाम से बोलते हैं। लैंडमार्क समझते हो क्या होता है? एड्रेस पे पहुंचने के लिए तुमको एक लैंडमार्क चाहिए। वैसे ही जब हम तिथि पढ़ते हैं या घटनाक्रम पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में हमको लैंडमार्क बनाना पड़ेगा कि यहाँ से आसपास में हमको भटकना है। जब हम गवर्नर जनरल पढ़ाते हैं वहां भी बोले हैं कुछ ऐसे घटना है जिसको 100% याद रखना है, तो पहले हम गवर्नर जनरल को नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? उन घटनाओं को। और घटना हम तय कर लिए, इस साल घटा है, फिर उस घटना से आगे और पीछे हम देखते हैं कि कौन गवर्नर जनरल रहा है, क्योंकि ऐसे अथाह है। क्या पढ़ोगे, कहाँ जाना है? मान लो बोल दिया तुमको कोई चले जाओ पटना, अब चला गया, अब क्या? पटना में एक घर है और घर का मालिक का नाम है सुमित कुमार, ढूंढ लोगे क्या? संभव है? ढूंढ पाओगे? यही है पढ़ाई में भी। इसलिए बीच बीच में एक लैंडमार्क रखना जरूरी है कि कहां कहां से हम भटक सकते हैं। अभी तुमको पता है कि सरकार बदली है, तो यहां तक 42वां तक क्लियर करोगे, उसके बाद 43वां 44वां अपने नया शुरुआत कर जाएगा। इसीलिए याद रखोगे कि नया सरकार की शुरुआत कब हुआ? 77। इसलिए 43वां संशोधन कब होगा? 77 में। और यहां से अगर 43वां याद रह गया, एक बार मेहनत करोगे 44वां भी याद हो जाएगा। ऐसे बच्चों को याद रहता है कि 42 और 44 में जितना अंतर है उतना ही 76 और 77 में अंतर है, तो 42वां 76 और 44वां 78, ठीक है। लेकिन हम लोगों को 43 भी याद रखना है। तो 1977 में 43वां संविधान संशोधन, 42वें में शामिल कुछ प्रावधान को रद्द किया गया, और मुख्य रूप से इसमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया गया। तो याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार वापस कब मिला? कब मिला? 1977 में 43वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें में हम बताए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत सारे शक्तियों को सीमित कर दिया था, बताए थे ना, उसी में से ये सब भी था, ठीक है। तो याद रखोगे किसके तहत इसको कम किया गया था, ये खत्म कर दिया गया था 42वें में। इसको वापस कब शुरू कर दिया गया? 43वें में। दोनों शब्द तुम लोग को पता है कि न्यायिक समीक्षा क्या होता है और रिट क्या होता है? क्या सबको ये बात पता है? न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निरस्त कर सकता है। ये सेट में भी तुम लोगों को प्रैक्टिस में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन कर चुके होगे, फिर भी रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसका मतलब सेट तुम लोग ध्यान से बनाते नहीं है, ठीक है। क्या ये सवाल आया कि नहीं आया है? और अच्छा सवाल है, अक्सर बच्चा इसको गलती करके आता है। तो याद रखोगे, न्यायिक समीक्षा का मतलब यही हुआ कि सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निरस्त कर सकता है न्यायिक समीक्षा के तहत। अनुच्छेद 13, कौन सा अनुच्छेद? 13, ठीक है। अब उसके बाद रीट कौन क्या है? रीट है जब मौलिक अधिकार का सरकार हनन करती है किसी कानून के जरिए, सरकार नहीं मतलब कोई भी मौलिक अधिकार का हनन कोई भी करता है, चाहे सरकार के कानून से हुआ हो या कोई भी कर रहा हो, उसके केस में तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कर सकते हो। और अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के तहत और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के तहत तुम्हारे लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करेगी तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए। अब ये बंद कर दिया गया था किसके तहत? 42वें के तहत। वापस कब शुरू किया गया? 43वें में। याद हो गया? 43वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 77। क्या किया गया? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के अधिकार को वापस दे दिया गया, ठीक है। इसके बाद है 44वां, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1978। 44वां कब हुआ है? 1978 में। और मोटा मोटी याद रखना, जो 42वां अच्छे से याद करोगे, 44वां का मोटा मोटी मैक्सिमम चीज उसको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जो गड़बड़ हुआ है उसको यहाँ पे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें क्या क्या सुधार हुआ है वो हम लोग देखेंगे। है तो बहुत सारे,
लेकिन मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे। तो पहला है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना हो गया था वहां, 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया था। कल ही बताए थे कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया है। अब इसको सही करेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में तुम कितना देख रहे हो, 5 वर्ष, यानी वापस इसको सही किया गया। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से कितना कर दिया, 5 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल वापस 6 से 5 वर्ष कब किया गया, 44वां। ठीक है। दूसरा है कोरम। कोरम जानते हो, 46वां में कोरम को समाप्त कर दिया गया था। कोरम क्या है, कौन बताएगा, तुम बताओ, कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है। बोले थे कि संसद और विधानमंडल में, हाँ, किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए, ये सब छोटा छोटा शब्द है, क्यों याद नहीं रहता है तुम लोगों को, कि किसी भी बैठक को शुरू करने के लिए एक मिनिमम सदस्य की संख्या चाहिए। इसी मिनिमम सदस्य की संख्या को कहते हैं कोरम। और वर्तमान में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, जितना भी सदन है, सबका कोरम है 1/10, यानी टोटल सदस्य में से 1/10 मौजूद होने चाहिए, इसी कहते हैं कोरम। अच्छा, 42वां बताए थे, इंदिरा गांधी ने कोरम का जो कंपलसरी है उसको क्या कर दिया था, खत्म, यानी कोरम कंपलसरी नहीं है। तो वापस 44वें संवैधानिक संशोधन में कोरम को वापस आवश्यक बनाया गया। ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों को क्या किया गया, वापस। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां छीनी गई थी, सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए डायरेक्ट सिर्फ इतना याद रखना, इसमें वापस किया गया था। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति को 42वें संविधान संशोधन में मंत्री परिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया था। याद है कि आपको राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति जो भी होंगे, कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद का सलाह मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी आप बोले। और बोले थे कि राष्ट्रपति क्या, यहाँ पूरी तरह से मुंह बंद हो गया था, जो लिखित आदेश आएगा, मतलब लिखा के आएगा किससे, मंत्री परिषद से, वही सिर्फ बोलना है, बाकी और कुछ नहीं। 44वां में इनको थोड़ा राहत दिया गया, बोला नहीं, इस पर पुनर्विचार करवाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को पसंद नहीं है कोई मैटर, ठीक है, आप लिख के भेजे, पर राष्ट्रपति को पसंद नहीं है, तो राष्ट्रपति इसको वापस कर देंगे, इस पर पुनर्विचार करके वापस इसको सही करके भेजिए। ये होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास, पर वो भी खत्म कर दिया गया था। तो इसमें 44 में वापस इसको अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सलाह पर पुनर्विचार की शक्ति दी गई। और ये किस अनुच्छेद में लिखा गया था, अनुच्छेद 44(1) में, क्योंकि इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होंगे। ठीक है, क्या कहा गया, राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। ठीक है। और इसी में कहा गया है सलाह, जो इसी में संशोधन करके ऐड किया गया था, सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। और अब वापस इसको चेंज किया गया कि बाध्यकारी नहीं है, इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं और पुनर्विचार करवा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे कि संविधान संशोधन में 44 में। ठीक है। अगला है अब आपातकाल से संबंधित। आपातकाल से संबंधित दो बदलाव आए थे, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या बदलाव आया था कि आपातकाल के समय में जो भी आपातकाल लगाने का जो कंडीशन होता है, वह 3 कंडीशन है। कितना कंडीशन है, 3। क्या क्या कंडीशन है, 3। पहला कंडीशन बाह्य आक्रमण। ठीक है, आपातकाल 3 कंडीशन में लगाया जाता है। पहला कंडीशन बाह्य आक्रमण, दूसरा कंडीशन युद्ध, और तीसरा कंडीशन आंतरिक अशांति। देखो, संवैधानिक रूप से जो शुरुआत में 3 कंडीशन दिए गए थे, पहला कंडीशन है बाह्य आक्रमण, दूसरा है युद्ध के दौरान, और तीसरा आंतरिक अशांति। और इस आंतरिक और शांति शब्द का भरपूर प्रयोग किया किसने, इंदिरा गांधी ने, मिसयूज किया एक तरह से, ये बोलो। अब हम अगर बोलेंगे कि मान लो कहीं पे कोई झगड़ा हुआ, तुम केस कर सकते हो, और केस में मुद्दा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिख लेना झगड़ा हुआ है। तो झगड़ा तो कुछ भी हो सकता है, कोई तुमको गाली दिया, कोई बाल नोचा, जाके केस कर दोगे, क्या FIR हो जाएगा, बाल नोचेगा कोई? तो मतलब लॉजिक तो होना चाहिए झगड़ा करने में। अब सिर्फ यही लिखा हुआ है, झगड़ा कर दिया केस कर दो, झगड़ा तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही मामला था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति सरकार डिसाइड कैसे कर सकती है, उसके लिए कुछ मुद्दा तो होना चाहिए, कोई मुद्दा नहीं था। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोल रहा है तो आंतरिक क्या हो गया, आंतरिक अशांति। ये तो गलत बात है। इस केस में अब आप कुछ ऐसा काम किए होंगे कि अशांति फैल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अराजकता फैल गया है, सरकार को सब गिराना चाह रहा है, देश विद्रोही काम कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा है। पर सरकार अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इसको आपातकाल की सिचुएशन में ले आती है। ठीक है, और लाई कौन, इंदिरा गांधी। इसीलिए जब मोरारजी देसाई का सरकार आया तो उन्होंने सबसे पहले इसको चेंज किया कि आंतरिक अशांति शब्द में क्लैरिटी नहीं है,
इसीलिए हम लोग इसके जगह पर नया शब्द ला रहे हैं जो कि होगा सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा? सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखोगे 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक और शांति शब्द को हटाकर क्या लाया गया? सशस्त्र विद्रोह। अब अगर आपातकाल लागू होता है तीसरे कंडीशन के ब्याह पर, ध्यान देना एग्जाम में कभी भी तीसरा कंडीशन अगर पूछता है तो हमेशा क्या होगा? आंतरिक और शांति या सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में आंतरिक और शांति है क्या? नहीं है। क्या है? सशस्त्र विद्रोह। इसको हम लोग इंटरनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इमरजेंसी हम लोग सामान्यतः दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ये क्या बोलते हो, प्रैक्टिकल वर्ड है, ऐसा नहीं कि सैद्धांतिक वर्ड है या संवैधानिक वर्ड है। ये प्रैक्टिकली हम लोग कह देते हैं आंतरिक अशांति और बाह्य अशांति। मतलब आंतरिक इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी। जब युद्ध के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण होगा क्या कह देंगे? एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जब इंटरनली किसी रीजन से होगा तो इंटरनल इमरजेंसी। क्या ये कोई ऑफिशियल वर्ड है क्या? नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा में। लेकिन एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार कि बताओ आंतरिक इमरजेंसी के समय में क्या किया जा सकता है। ये शब्द कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। बताए थे निलंबन का जो केस है, तुम्हारा मौलिक अधिकार का निलंबन, अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 358 अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 आपातकाल के समय में स्वतः ही निलंबित हो जाता है। और बताए होंगे इसमें कि स्वतः ही निलंबित होगा, पर बाह्य आपातकाल के दौरान, आंतरिक आपातकाल के दौरान नहीं। बाह्य आपातकाल के दौरान कौन कौन होगा? या तो युद्ध के समय या बाहरी आक्रमण के कारण। अगर आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह के कारण अगर आपातकाल लगाया है तो इसमें अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। यहीं पे इस शब्द का तुम्हारे साथ खेला हो जाता है और कहीं नहीं होता। तो याद रखोगे 44वें संविधान संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह क्या जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 352 में। किस अनुच्छेद में? 352 में। कहीं लिखे हैं क्या? अनुच्छेद 352। ठीक है, याद रखोगे अनुच्छेद 352। एक और चीज इसमें लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल का घोषणा करता है या आपातकाल की घोषणा के बाद उसको निरस्त करते हैं या नहीं तो कोई बदलाव लाते हैं, यह अपने मन से या मौखिक सलाह पर नहीं करेंगे। इस चीज के लिए राष्ट्रपति के पास लिखित सलाह आना चाहिए। वो भी किसे? कैबिनेट से। किससे आना चाहिए? कैबिनेट से। तो याद रखोगे मंत्रिमंडल, और ये संविधान में पहला शब्द है, पहली बार ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट से लिखित अनुशंसा पर ही आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। सिर्फ घोषणा ही नहीं करेंगे बल्कि इसमें बदलाव भी अगर लाना होगा, ठीक है, बदलाव भी अगर लाना होगा तो भी इसी कंडीशन पर करेंगे। ठीक है, तो याद रखोगे अगर कुछ भी करना है, आपातकाल अगर मान लो घोषित कर दिए, अब इसको निरस्त भी करना है तो भी राष्ट्रपति को किसका लिखित अनुशंसा चाहिए? मंत्रिमंडल का लिखित अनुशंसा चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन आया प्रधानमंत्री का कि आपातकाल घोषित कीजिए और इधर आपातकाल घोषित कर देते, ऐसा संभव नहीं है। लिखित परामर्श चाहिए तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब यहाँ से ये भी याद रखना, आपातकाल कौन घोषित करते हैं? राष्ट्रपति। हमारे यहाँ पे आपातकाल घोषित न करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी किस अनुच्छेद में आया? मतलब 200 कौन सा है? 352 में ही। 352 के 3 में कौन सा संविधान अनुच्छेद था? 352 का 3। याद नहीं है ये? 352 का 3। ये जो शब्द जोड़ा गया है कैबिनेट शब्द, ये किस में जोड़ा गया? 352 के 3 में। ठीक है, और यही कहा गया कि राष्ट्रपति को कैबिनेट का सलाह मानना ही पड़ेगा। ये तुम लोग को पढ़ा रखे आपातकाल में बहुत अच्छे से। इसके बाद अनुच्छेद 361 को जोड़ा गया है, ये भी पढ़ा है तुम लोग को। अनुच्छेद 361 क्या है? अब देखो जो नहीं पढ़े अनुच्छेद ना, उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास करना। अभी हुआ क्या था इससे पहले वाले कंडीशन में कि जैसे ही संसद की कार्रवाई को कोई बाहर पब्लिश करता था, इंदिरा गांधी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती थी। यानी तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ के कार्रवाई को दिखाने का। अभी आज के समय में पुलिस वगैरह ये ज्यादा नौटंकी करता है, तो वीडियो बनाओगे तुम्हारा मोबाइल वाइल चुनने लगेगा, बोलेगा तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मोबाइल वीडियो बनाने का। पुलिस वाले का वीडियो बनाता है, केस कर देंगे, जेल में डाल देंगे, करेंगे करेंगे। ऐसा कोई अधिकार उसके पास नहीं है। और तुम वीडियो बना सकते हो, पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो तुमको रोक सके, लेकिन वो डराता धमकाता है। और तुम जानते हो आजकल तो कोई सही है नहीं। ठीक है, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ खराबियां हैं। और तुम ही मोबाइल में वीडियो बना रहे हो, उसी मोबाइल में तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नंबर है। ठीक है, अब मोबाइल ले लिया पुलिस वाला, अब वो तुमको धमकी दे रहा है, तुम टनक जाओगे, बोलो सर तो बोले हैं कर सकते भी नहीं हो, तुम बोलना वीडियो हमको बनाने का दिखा रहे, बनाएंगे। बोले रुक बेटा, नंबर स्क्रॉल करेगा, अब तुम छीन तो पाओगे नहीं उसे, निकल गया हे। ठीक है, अब उसको वो फोन करेगा। ठीक है, हाँ उधर से आएगा, हाँ बाबू बोलो,
अब जैसे हाँ बाबू आया, तुम्हारे बाबूजी फंस जाएंगे, बोलेंगे पापा को फोन लगाओ, यही ना बोलेंगे, और तुम फंस जाओगे। कुछ नहीं बाबू छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं बनाएंगे वीडियो, हो गया, तुम सरेंडर कर दोगे। इसीलिए लोग डरता है और कोई बात नहीं है। कि तुम अधिकार का इस्तेमाल तभी कर सकते हो जब तुम पूरी तरह से अपनी तरफ से मतलब क्लियर रहोगे। लेकिन तुम जानते हो कि इस दुनिया में कोई क्लियर नहीं है, सब में कहीं ना कहीं एक बिंदा जरूर लगा हुआ है और बिंदा का लोग फायदा उठाता है। ठीक है, वापस आओ। यही चीज होता था संसद के कार्रवाई के दौरान। सुनो याद ध्यान से, कहानी सिर्फ नहीं सुनना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखना है। संसद के कार्रवाई को अगर या तो कोई मीडिया मतलब टीवी वाला हो गया, पेपर वाला हो गया, कोई छापता था, सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले लेती थी, क्योंकि वो छापेगा तो उसमें कई बार क्रिटिसाइज करेगा सरकार को, तो एक्शन ले लिया। तुम काहे छापा, हिम्मत कैसे हो गया तुमको यहाँ का कार्रवाई? क्योंकि संसद के अंदर में लोगों के पास अधिकार है, बताए ना, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को अंदर में कुछ भी करने का, बोलने का, एक्सप्रेशन करने का अधिकार है। अब इसी के तहत लगाते थे इल्जाम कि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप अंदर वाले चीज को बाहर पब्लिश करें। तो महाराज जी बोले ना, ये गड़बड़ बात। अगर संसद के अंदर कुछ हो रहा है और मेरे चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है, तो हम कहीं नहीं जानेंगे भाई, क्योंकि मेरा ही तो प्रतिनिधि कर रहा है वो काम, तो मेरे ही नाम से हो रहा है। जैसे मान लो हम तुमको कहीं भेजे कि तुम ये जाओ अपने क्लास को रिप्रेजेंटेटिव के, अपने क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाओ रिप्रेजेंट करना, और वहां जाके तुम नंगा नाच करने लगा, तो बदनामी सिर्फ तुम्हारा होगा कि क्लास का भी होगा? क्लास का भी होगा। यही चीज तो हो रहा है। अगर तुम्हारा एक सांसद धोती खोल के डांस कर रहा है, लुंगी डांस, तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी तो बदनामी हुआ। जानने का अधिकार है कि नहीं है? है। इसीलिए अनुच्छेद 361 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 361 ए, 361 नहीं, 361 ए। और इसमें कहा गया कि अगर कोई बिना किसी द्वेष के मंशा के साथ, और ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो जो कि गुप्त मीटिंग चल रहा हो, उसका नॉर्मल किसी भी कार्रवाई का, यानी संसद के कार्रवाई का, चाहे वो विधानमंडल का हो या संसद का हो, किसी का हो, कार्रवाई का अगर लाइव प्रसारण भी करता है या कोई खबर बाहर लाता है, ये आपराधिक घटना नहीं है। लेकिन कंडीशन जोड़ा गया इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गुप्त बैठक चल रहा है, देश को एक बड़ा मीटिंग कर रहा है कि ताकि भविष्य का प्लानिंग बनाएंगे कैसे आतंकवादियों से निपटा जाए, या कुछ कैसे हम एक्शन लेंगे। तुम जानते हो कई बार ऐसा एक्शन लिया जाता है जो गुप्त रखा जाता है। अब कोई मीडिया वाला गया स्टिंग ऑपरेशन करके एकदम गुप्त इंफॉर्मेशन को दिखा रहा है बाहर, ये अवैध है, ये गैर कानूनी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद जो सबसे अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका इंतजार इसमें से बैठे अधिकांश बच्चा कर रहा होगा, क्योंकि तुम एक ही पढ़े हो, वो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले मौलिक अधिकार था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, और यही तुम एकलौता पढ़े हुए रहते हो, पढ़े से भी ये सब जानता होगा, क्योंकि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट इसमें यही है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहां दिया गया? कानूनी अधिकार डाला गया। इस कानूनी के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग होता है, बोले हैं विधिक अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार, अन्य कई शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तुम ध्यान देना है मौलिक अधिकार नहीं है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 ए में। और इसके लिए निरस्त किसको क्या गया था? अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया कि संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में, और नया अनुच्छेद जोड़ा गया 300 ए। तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 300 ए के तहत। पहले मौलिक अधिकार था, किस अनुच्छेद के तहत? 19F और 31 के तहत ये मौलिक अधिकार था, जो कि अब हो गया है निरस्त। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसके तहत मौलिक अधिकार था और कानूनी अधिकार है 300 ए के तहत। क्लियर है? बड़े आगे, ये था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे है 50वां संविधान संशोधन। 50वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 33 में बदलाव लाया गया। किसमें लाया गया? आर्टिकल 33। किसमें? आर्टिकल 33। ध्यान देना, आर्टिकल भी तुम थोड़े बहुत याद रखते जाना जहां जहां बदलाव हुआ। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया, या 42वें संविधानिक संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। किस अनुच्छेद में संशोधन किया होगा? तो याद रखोगे, अनुच्छेद 83 में है संसद का, और अनुच्छेद 172 में है विधानमंडल का। इसी में संशोधन होगा। तो थोड़ा सा अनुच्छेद भी रिवाइज करते जाओगे साथ में। और ये वाला बता ही दिए, 352 बता ही दिए, और कोई अनुच्छेद आया था इसका बता ही दिए। ठीक है, तो अनुच्छेद भी थोड़ा ध्यान देते जाना कहाँ का बदलाव हुआ है, जिसका जरूरी है, सबका याद रखना जरूरी नहीं है। 50वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया?
सशस्त्र बलों एवं खुफिया संगठनों के व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। ठीक है, और ये कटौती बताया मैं तुम लोग को पहले भी, अनुच्छेद 33 में है। किसमें है? 33। मौलिक अधिकार जो हमारा है वो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कहां से कहां तक? लेकिन बताए हैं कि एक्चुअल में जो अधिकार का चर्चा किया गया है वो 14 से लेकर 32 तक है। 14 से लेकर 32 है। इसके बाद तुम देखोगे थोड़े बहुत तुम्हारे मौलिक अधिकार की कटाई की बात किया गया है। तो 33 में पहली बार ये कटाई का चर्चा हुआ है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार को सीमित करने की चर्चा किस भाग में है, तो ध्यान देना मौलिक अधिकार वाले भाग में ही है, और अनुच्छेद 33 में। किसमें है? अनुच्छेद 33। इसी में कहा गया है कि तुम अगर किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहां पर डिसिप्लिन की आवश्यकता है, वहां पर तुमको फ्रीडम पूरी तरीके से नहीं दिया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 33 के तहत। तो 50वां संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ? 50वां संविधान संशोधन 84 में। कब हुआ? 1984। कब हुआ था? 1984। और 1984 में 50वां संविधान संशोधन तहत सशस्त्र बल और खुफिया संगठनों के मौलिक अधिकारों को कम करने का इसमें प्रावधान लाया गया। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अगला है 52वां। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन जो है ये किस वर्ष हुआ? 1985। ठीक है, 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985। क्या हुआ था इसमें? अनुसूची 10 जोड़ा गया। देखो, भाषा तुम्हारा 3 बार जोड़ा गया है। ये भाषा को अलग से याद रखोगे। भाषा 8वीं अनुसूची में 3 बार जोड़ा गया है। इसके बाद 9वां, 10वां, 11वां और 12वां ये अनुसूची जोड़ा गया है। अनुसूची में यही 4 जगह तुमको मेहनत करना है। कौन कौन सा? 8वीं अनुसूची में 3 बार भाषा जोड़ा गया है। एक बार में 1 भाषा, दूसरे बार में 3 भाषा और तीसरे बार में 4 भाषा। ये सबका संशोधन याद रखना, अच्छे से याद हो भी जाएगा अलग से, और पढ़ाई भी है पहले भी। और इसके बाद 9वां कब जोड़ा गया, 10वां कब जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया और 12वां कब जोड़ा गया। तो हम लोग 9वां को पहले ही पढ़ चुके हैं। 9वां को पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1951 में। अब हम लोग जोड़ रहे हैं 10वां। क्या जोड़ रहे हैं? 10वां। तो याद रखोगे 52वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 10 जोड़ा गया, और इसमें दल बदल विरोधी कानून है। क्या है? दल बदल विरोधी कानून। समझा रखे हैं तुम लोग अनुसूची 10 अच्छे से कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। अगर तुम अपने पार्टी के खिलाफ काम करते हो तो तुमको पार्टी से निकासित किया जाता है। मुख्य रूप से इसमें देखा गया है कि चुनाव से पहले तुम किसी पार्टी के साथ हो और चुनाव के बाद उसका विपक्षी बनने का प्रयास करोगे, तुम्हारी सदस्यता क्या होगी? चली जाएगी। अगर तुम लोकसभा सीट जीते हो या विधानसभा सीट जीते हो, तुम्हारा सदस्य खत्म हो जाएगा। और ये निर्णय कौन लेता है? अध्यक्ष। कौन लेता है? अध्यक्ष। ठीक है, याद रखना। इसी को कहते हैं दल बदल विरोधी कानून। कौन से अनुच्छेद में, अनुसूची में है? अनुसूची 10 में। किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 52वां में। किस वर्ष जोड़ा गया? 1985 में। इसके बाद है 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन 1987। कब हुआ था? 1987। और इसके तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा के बारे में 2 चीज बताए हुए हैं। 1961 में गोवा को आजाद करवाया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया गया 1961 में। लेकिन गोवा को उस समय यूटी बनाया गया। क्या बनाया गया? यूटी, यूनियन टेरिटरी। और बाद में जाकर 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया, और ये हमारा 25वां राज्य है। कितनावां राज्य है? 25वां। ठीक है, देखो पढ़ाएं तुमको अभी 2 ही। अगर ऐसा देखोगे तो बहुत सारे राज्य हैं। 14 राज्य के बाद सारे राज्य बने हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुमको सब मिलता होगा। पर मुख्य रूप से ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो तुम्हारा सिक्किम है और दूसरा है गोवा। इसीलिए हम यहाँ पे संविधान संशोधन में पढ़ा रहे हैं। नहीं तो पता चलेगा लिस्ट से एक एक तरफ से सब राज्य का पढ़ रहे हो तो सब राज्य का फिलहाल रटने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों जब अच्छे से याद हो जाए तब हम लोग और कुछ राज्यों को देखेंगे जरूर, लेकिन पहले ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, सिक्किम और गोवा। तो गोवा की संविधान संशोधन के तहत 56वां। किस वर्ष? 1987। ठीक है, और कितनवां राज्य बना? 25वां। सिक्किम कितनवां बना था? 22वां राज्य। ठीक है, इसके बाद है 61वां संविधान संशोधन। ये भी सभी जान रहा होगा कि वोट देने का उम्र पहले 21 वर्ष था। कितना था? 21 वर्ष। आज 18 साल में वोट दे देते हो ना, पहले 18 साल में वोट नहीं दे सकता था। पहले उम्र कितना चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने का उम्र 21 वर्ष चाहिए। इसके लिए 1988 में बिल लाया गया। कब बिल लाया गया? 1988 में, और 1989 में ये फाइनली लागू हुआ। तो 2 याद रखोगे ईयर यहाँ पे।
नॉर्मली हम लोग एक ईयर याद रखते हैं, वो है 1989। क्या याद रखते हैं? 1989। लेकिन यहां याद रखोगे दो। बिल कब का है? बिल है 1988 का, और लागू कब हुआ? ठीक है, लागू हुआ 1989। ठीक है, ये याद रखोगे। ज्यादातर जो एग्जाम में सवाल आता है उसमें एक ही रहेगा, वो कौन सा रहेगा? 1989। पर कई बार तुम देखा होगा, और यहां गलती होगा, कई बार तुम देखा होगा क्वेश्चन में, अच्छा एग्जाम में जरूर ये सब क्वेश्चन पूछता है और देखा भी होगा क्वेश्चन, लेकिन तुम लोग को लगा अच्छा ठीक है 1988 है ना, 89 तो पढ़वे किया, मार दो। पूछा जाएगा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष के विधेयक में किया गया? और ऑप्शन में 1989 नहीं रहता होगा, वहां 88 मार के चला जाता होगा, और तुम ये मन में सोच के बैठता है 88 में 89 में दोनों में से कोई मार देंगे। ठीक है, मार दोगे, उसके पीछे कंडीशन है 88 में बिल आया गया था और पारित कब हुआ? 89 में। और हम लोग इसीलिए ज्यादातर डेट क्या पढ़ते हैं? 89 में। यही सेम चीज 73वां संविधान संशोधन में बताएंगे। बिल है 92 का, लागू कब हुआ? और इसका तो सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, 93 92 दोनों यूज हो रहा है। पहले एक ही यूज होता था क्या? 93, लेकिन अब दोनों यूज हो रहा है, देखता होगा एग्जाम में। इसलिए दिमाग में जब पढ़ लो एक बार फाउंडेशन, तो क्लियरिटी रहनी चाहिए ये सब चीजों को लेकर। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन, मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर कितना कर दिया? 11। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ 21 से घटाकर 18 किया तो गया, पर किस अनुच्छेद में बदलाव लाया हो गया? अनुच्छेद है 326। 361 कैसे हो गया जी? 326 अनुच्छेद कौन सा है? 326। ठीक है, क्या हुआ जी? क्या बोल रहा है? 26 326। वयस्क मताधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326। वयस्क मताधिकार का चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 326। तो तुमको वोट देने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 326 में। तो वोट देने का अधिकार जो है पहले 21 वर्ष के बाद था, और अभी कितना है? 18 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 326 के तहत। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 69। 69 के तहत दिल्ली को एनसीटी बनाया गया। एनसीटी बोले तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी। क्या हुआ एनसीटी का? हाँ, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। हिंदी में क्या बोला? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, याद रखोगे दिल्ली एनसीआर भी है और एनसीटी भी है। एनसीआर और एनसीटी का मतलब समझाओगे? नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर क्या हुआ? नेशनल कैपिटल रीजन। और एनसीटी क्या हुआ? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में? अंतर है कि दिल्ली को एनसीटी कहा जाता है। दिल्ली को क्या कहा जाता है? एनसीटी। और दिल्ली एवं इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके विकास के लिए, जैसे मान लो सिर्फ दिल्ली का अगर विकास होगा तो उससे दिल्ली का विकास नहीं होगा। ऑब्वियस है कि हम अगर इस जगह एक पंचमहल बना ले और आसपास में झुग्गी झोपड़ी भरे हुए हैं, तो मेरे पंचमहल का क्या मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं। इसीलिए दिल्ली के विकास हेतु आसपास के डिस्ट्रिक्ट का भी क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। इसीलिए दिल्ली एवं इसके इर्द गिर्द जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं इनको मिलाकर बनाया गया एनसीआर, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी देश की राजधानी के आसपास का रीजन। तो ये हो गया एनसीआर। लेकिन दिल्ली को क्या घोषित किया गया था? एनसीटी। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 69 संविधान संशोधन 1991, 1991। कब आया था ये? 1991। 69 संविधान संशोधन 1991। दिल्ली को एनसीटी घोषित किया गया। और अनुच्छेद कौन सा है इसके लिए? 239 ए। 239 ए। तो दिल्ली को क्या घोषित किया गया? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद अगला ही संशोधन जो है 17वां संशोधन, बोला ठीक है ये सब तो ठीक है, दिल्ली में भी विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है, पर इनका विधानसभा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखना। इनके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लिया जाता था। तो एक संवैधानिक संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 17वां, 1992 में। किस वर्ष किया गया? 1992 में। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अन्य राज्यों के साथ साथ, बड़ा अहम चीज है, ये समझ में आना चाहिए तुमको क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट बदलाव है। तो 1992 में 17वें संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। यानी अगर कभी तुमसे पूछ लिया जाए तो 1992 से पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होता था, तो आंसर करोगे सिर्फ राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 1992 के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? राज्यों के निर्वाचित सदस्य प्लस पुदुचेरी और
दिल्ली के भी निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचक मंडल है कौन राष्ट्रपति का अगर बोला जाए तो? दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य। भूल गया ये सब क्या जी? सब शांत है एकदम। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताओ कौन कौन है? दोनों सदन का निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। सब शांत हो जाता है, हमको डर लग जाता है कि क्या हो गया, ठीक है, क्या हो क्या गया ये समाज को, ठीक है। चलो याद रखोगे। तो दिल्ली और पुदुचेरी कब शामिल हुआ? 70वें संविधान संशोधन 1992 में। इसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। इसमें भी भाषा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाषा, ठीक है। 3 भाषा, नमक जोड़ा गया इसमें, नामाकक, सेंधा नमक बोडमास, यही तो बताएं तुम लोग को, ठीक है। और अभी तक ये सबको जबान पे चढ़ जाना चाहिए। सेंधा नमक बोडमास, सेंधा से सिंधी पहला, दूसरा नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और तीसरा बोडमास, बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। अब जो भी है वही हुआ, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ? 1992 में। किस वर्ष लागू हुआ था? 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992। अब जो ये भूल भी जाएगा, मान लो 70वां उसको याद आ गया तो भी 71वां कर लेगा, क्योंकि 73वां तो हरगिज तुम भूल ही नहीं सकते हो। और 73वां बिल कब लाया गया? 92 में। तो ये तो चांस है ही नहीं कि 73वां के बाद 72वां लाया गया। तो ऑब्वियस है ये 92 में ही लाया जा सकता है, क्योंकि 70वां कब हुआ है? 92 में। अगर याद आ गया तो कर लोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना है 71वां 1992 का बिल है, और इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़े गए हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो बोले हैं भाषा का संशोधन है, डायरेक्ट सवाल आएगा, इसलिए अच्छे से याद रखना। तो पहला भाषा में संशोधन कब हुआ? 67 में 21वां संविधान संशोधन। दूसरा कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला जो होगा वो 92वां संविधान संशोधन होगा, ठीक है। अब कब होगा? 2003 में। आगे चल के हम लोग देखेंगे। क्या आज का सारा संशोधन समझ में आया? एक बार रिपीट कर दे। चलो, 43वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1977, 1977। 44वां 1978, ठीक है, 1978। इसके बाद कौन सा है? 50वां 84, 1984। 50वां 1984। 52वां 1985, 52वां 1985, 52वां 1985। 56वां 1987, 56वां 1987। 61वां 1988 का बिल और 1989 में लागू हुआ। एक ईयर तुमको फिलहाल अगर रटना है तो 1989 रटोगे। क्या रटोगे? 1989। और दिमाग में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। बिल कब का? 88 का। लागू कब हुआ? 89 में। 69वां 1991, 69वां 1991। 70वां 1992, 1992 और 71वां 1992। अब देखते हैं मैटर। 43वां में क्या किया गया था? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने का अधिकार वापस किया गया। चीना कब गया होगा सबको पता है, इससे पहले वाले 44वां संविधान संशोधन में बहुत बदलाव आए गए। मुख्य रूप से जो बदलाव आया वो सभी के दिमाग में है। विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 6 से 5 पूर्व को वापस लागू, ठीक है। और क्या किया गया था? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सलाह मानने के लिए बाध्यकारिता हटाया गया और पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावे जो अहम बदलाव है वो है आपातकाल वाले सिचुएशन में। आपातकाल के तहत अनुच्छेद 352 में तीसरा शब्द हटाया गया। क्या था वो? आंतरिक अशांति, और उसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने के समय लिखित अनुशंसा आवश्यक है मंत्रिमंडल का, ये कहा गया। इसके बाद पत्रकारों के अधिकार में इजाफा हुआ। किस अनुच्छेद के तहत? 361A के तहत। और ये कहा गया इस संसद या विधानमंडल के अंदर की कार्रवाई पर अगर कोई भी पब्लिश कुछ करता है तो यह एक आपराधिक घटना नहीं होगा, जो पहले इसको बना दिया जाता था, तो नहीं होगा, ठीक है। बाकायदा इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी गुप्त बैठक या कोई ऐसा कार्रवाई ना चल रहा हो जो सेंसिटिव मुद्दा पर चल रहा हो। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार मिल गया तो कुछ भी कीजिएगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे ऐड किया गया। इसके बाद जो सबसे अहम एक और पॉइंट था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था और इसको हटाकर अब बनाया गया वैधानिक अधिकार या न्यायिक क्या बोलते हो, कानूनी अधिकार। अनुच्छेद जिसमें पहले था चर्चा 19F और 31, अनुच्छेद जिसमें अब चर्चा है यह है 301, ठीक है। 50वां संविधान संशोधन 1984,
संवैधानिक संशोधन हुआ अनुच्छेद 33 में। किसमें हुआ? और इसमें कहा गया सशस्त्र बलों को और खुफिया एजेंसियों के लोगों पर मौलिक अधिकार को, सशस्त्र बल और खुफिया संगठनों के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985, वोट देने का अधिकार, सॉरी, दल बदल विरोधी कानून लागू, दल बदल विरोधी कानून लागू अनुसूची 10 के तहत। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद 56वां संविधान संशोधन, गोवा को राज्य का दर्जा, कौन सा राज्य बना ये? 25वां राज्य। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1988 का बिल 1989 में लागू, और इसके तहत क्या किया गया है? मतदान देने की उम्र 18 कर दिया गया, 21 से घटाकर। ठीक है। और किस में अनुच्छेद में संशोधन हुआ? अनुच्छेद 326। ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को एनसीटी घोषित किया गया, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया, और इसके लिए एक नया अनुच्छेद भी आया। क्या पढ़ा ये? 239 ए। 239 ए। 70वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या किया गया? दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन में वोट देने का अधिकार, मतलब निर्वाचक मंडल बनने का, निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार मिल गया। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, 3 नया भाषा अनुसूची 8 में जोड़ा गया। कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तुम बताओ अनुसूची 8 में क्या है? अभी कितना बार चर्चा किया? भाषा है ना। कितना भाषा है? 22 भाषा है। कैसे ये सब भूल सकती हो? ठीक है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। मौलिक रूप से कितने भाषा थे शुरुआत में? 14 भाषा, और इसमें एक 3 और 4 करके जोड़ा गया है। ठीक है। चल, क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ? याद हो गया? चलो।